Good afternoon, बच्चों. I am today I am going to start chapter number 2, structure of atom of chemistry. This is a part first. I am Roli Rathor of class 10th student. A student Jain B Lakhimpur Khiri. Let us start video. In this chapter, I will try to cover these 4 important topics. These are previous concept of models, Bohr model, Planck's quantum theory, and de Broglie's hypothesis. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. जैसा कि ये जो सबसे पहले हमारा जो एटम का कॉन्सेप्ट था, ये सबसे पहले जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सबसे पहले डाल्टन ने दिया था. डाल्टन ने बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत सा जो कि बहुत इजी ही है. उन्होंने कहा कि जो एटम है मतलब सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है. जैसे कि पहला जो उन्होंने कहा था कि एटम को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, सब डिवाइड नहीं किया, कैन नॉट डिवाइड, सब डिवाइड नहीं किया जा सकता. उनके मुझे ये थे कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता. और दूसरा ये था कि कोई भी एक जैसे कि एलिमेंट है, जैसे कि हम देखते हैं आयरन का ही है, तो जितने भी आयरन के एटम्स होंगे सब सेम ही होंगे, उनका सबका सेम मास होगा. एलिमेंट ऑफ सेम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विल हैव सेम मास. उन्होंने कहा था. सेकंड तो ये हो गया. फिर थर्ड उन्होंने बात ये कही थी कि जैसे कि एटम्स ऑफ, लिख देती हूँ, अच्छा मैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल हैव, मैं शॉर्टकट में लिखे दे रही हूँ कि यहाँ पे जगह नहीं है. हैव विल नॉट हैव सेम मास. लेकिन हमने बाद में देखा कि जो इनकी डाल्टन की एटॉमिक जो थ्योरी थी लगभग गलत प्रूफ हुई. और उसमें क्योंकि हम जानते हैं कि हम आज जो एटम्स के 3 सब पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. सो जो फर्स्ट उनका था ये भी गलत हो गया. और जो उन्होंने कहा था कि एटम सेम एलिमेंट के होगा, सबका मास एक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आइसोटॉप्स. इसका गलती ये है कि इसमें देखो आइसोटॉप्स जो आ गए हैं वो सेम एलिमेंट होता है लेकिन उनका मास अलग अलग हो सकता है. तो ये भी उनका जो गलत था कॉन्सेप्ट गलत हो गया. आइसोटॉप्स आ गए हैं. थर्ड वाला ये भी गलत उनका निकला क्योंकि इन्होंने कहा था कि एलिमेंट ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स का मास सेम होगा, लेकिन ये गलत प्रूफ हो गया. लेकिन जब बाद में आइसोबार जो डिस्कवर हो गए जिनका डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट थे लेकिन उनका मास एक हो सकता है, तो इनकी एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन की थी लगभग सभी जितने कि उन्होंने पोस्टुलेट दिए थे गलत हुए. चलिए अब आगे पढ़ते हैं. आगे थॉमसन मॉडल, उनके ये गलत प्रूफ होने के बाद आया थॉमसन का मॉडल. थॉमसन ने अपना, चलो मॉडल का आंसर देखते हैं कि थॉमसन ने एक मॉडल दिया था. एक ऐसे ही बात है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जैसे हम, और चलो बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी. सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी. इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने. और प्रोटॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने की. और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन,
सॉरी न्यूट्रॉन। सॉरी, मैंने यहाँ पे जो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन, हाँ, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा। माइनस चार्ज होता है इसमें, कोई भी चार्ज नहीं होता है। और प्रोटॉन डिस्कवर किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। अब हम चलते हैं कि थॉमसन का मॉडल क्या था, इसको इरेज कर देते हैं। व्हाट वाज मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। एक बार जब रदरफोर्ड का जो मॉडल दिया गया था उस टाइम पे इनका जब ये थॉमसन मॉडल दिए थे तो उस टाइम पे न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, वो बाद में डिस्कवर हुआ। एक बार जब रदरफोर्ड रेडी पे कुछ खा रहे थे तो जब उन्होंने कहा, बहुत लोग आ गए, कहने लगे कि थॉमसन जी आपने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, प्रोटॉन भी हो गया, लेकिन ये तो बताइए कि एटम में ये सब एग्जिस्ट कैसे करते हैं। तो वहाँ पे तरबूज खा रहे थे रेडी पे खड़े होकर, तो एकदम से उनके मन में बोल दिया कि जैसे कि उन्होंने कहा जो एटम का मॉडल होता है तरबूज की तरह होता है, जैसे कि पूरा रेड होता है तरबूज में, ये जैसे पूरा रेड है ऐसे, और ये तरबूज आपने देखा होगा रेड, जैसे कि पूरा रेड है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे बीज जो होते हैं वो इसमें से इम्बेडेड हैं। क्या हो जा रहा है, इसमें इम्बेडेड है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसे प्लम मॉडल भी इसको कहा जाता है, बाद में जो डिस्कवर किया गया उन्होंने कहा, लेकिन कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये इस तरह एग्जिस्ट करते हैं और ये इक्वल चार्ज में होते हैं, जो कि किसी भी एटम को न्यूट्रल लगता है। तो लोगों ने मान लिया कि हाँ ऐसा है, एटम को एग्जिस्ट करता होगा। फिर बहुत दिनों तक इसकी मान्यता चली गई और हाँ यही मॉडल माना गया। उसके बाद आता है रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड आगे क्या कर रहे थे, रदरफोर्ड का कोई ऐसा मन नहीं था कि हाँ ऐसा हम कोई मॉडल होगा, कि उनका कोई ऐसा मत नहीं था कि थॉमसन का मॉडल को गलत ठहराएंगे। लेकिन वो एक बार अपने स्टूडेंट्स के साथ अल्फ़ा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कर रहे थे, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल से वो बचना चाहते थे। उस टाइम पे जो था अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज, हीलियम का एक जो आयन होता है और वो बहुत ही हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, तभी उससे बचने का खोज रहे थे कि कौन सा मेटल ऐसा होगा जो अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास होने नहीं देगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गोल्ड फॉइल का, तो उन्होंने गोल्ड फॉइल ली और ऐसे उन्होंने जैसे कि एक यहाँ पे डब्बा रख दिया, इसमें थोड़ी सी स्लिट थी जहाँ पे बम्बार्डमेंट अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे थे, और यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल ली, बहुत पतली गोल्ड फॉइल ली थी। एक क्वेश्चन आता है कि इतनी पतली क्यों ली, क्योंकि आप तो जानते हैं कि एक ही पतली में मतलब कोई छोटा सा मेटल हो, पतला भी हो, लेकिन बहुत सारे अवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻22 इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत पतले थे, तब भी इसमें 10,000 तब भी थे। और उसके मतलब एक ऐसे लगा दी फास्फोरेसेट लगा दी, ताकि यहाँ पे जो भी कुछ भी हो तो यहाँ पे चमक के दिख सके। तो यहाँ पे ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल जैसे जा रहे थे, उनको स्ट्राइक करें। तो उन्होंने स्टूडेंट्स से, तो रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने क्या देखा कि कुछ तो जैसे कि इसमें जा रहे थे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो कुछ तो उसमें से बिल्कुल लगभग 99% जो थे डायरेक्टली इसमें से पास होते जा रहे थे, और यहाँ पे स्ट्राइक हो रहे, सीधे स्ट्राइक हो रहे, और 1% में से कुछ लगभग बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रिबाउंड हो जा रहे थे। मौसम थे कुछ छोटे से एंगल से ऐसे हो जा रहे थे। तो रदरफोर्ड ने इसका कैलकुलेशन ये निकाला कि जो अभी तक थॉमसन मॉडल था, वो तो कह रहे थे कि पूरा एक लेटिस की तरह होता है, कि पूरा मतलब जैसे कि ये है और
कहीं पे खाली स्पेस नहीं है, लेकिन उनको लगा कि ये रदर थॉम्सन का मॉडल सही नहीं होगा, क्योंकि अब देखो लगभग 99% जितने हमारे पे पार्टिकल्स हैं बिल्कुल पास हो जा रहे हैं। इसका उन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं निकाला कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस है और लेकिन बहुत छोटा जो मास है वो बहुत डेंस है। लेकिन उसके रदरफोर्ड के बाद, और क्योंकि बहुत सारे, इसका मतलब क्या था, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं और कुछ ही जो वापस आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या था, जहाँ पर से वापस आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव ही होगा, तभी तो रिपल्सन हो रहा है। तभी रदरफोर्ड ने ही एक कॉन्सेप्ट दिया था कि किसी भी एटम के अंदर जो एक न्यूक्लियस भी होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कोई भी एटम के अंदर एक एटम होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसका साइज़ होता है बहुत छोटा होता है। एक आपको ये कहना चाहूँगी कि जो साइज ऑफ द ये न्यूक्लियस और एटम में, जैसे साइज आप, जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम जैसे जो क्रिकेट का गेम होता है उसमें खेलते हैं बॉल को अगर न्यूक्लियस मान लिया जाए तो कम से कम 10 किलोमीटर्स तक उसका रेडियस इतना बड़ा होगा उस एटम का। तो ये सोच लीजिए कितना बड़ा एटम होता है और कितना छोटा सा जिसमें से न्यूक्लियस का पार्ट होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन लगभग ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर सीबीएसई में पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस, हु हैड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा कि हु हैव डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो एक ने रदरफोर्ड ने डिस्कवर की थी। चलिए नेक्स्ट, अब क्या पढ़ते हैं, बोहर मॉडल। बोहर मॉडल सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। इनका जो एक चीज़ हम थोड़ा ये बोलना भूल गए, रदरफोर्ड का जो मॉडल था, तो इन्होंने जो कंक्लूजन क्या दिया की थी कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। लेकिन ये सब कहने लगे, मतलब और लोगों ने पूछा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन है और नीचे न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, इतने दूर दूर कैसे हैं, फिर स्टेबिलिटी कैसे है, मतलब कैसे एक न्यूक्लियस स्टेबल हो सकता है। इसका जो आंसर था ये नहीं दे पाए कि स्टेबल क्या था, स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था ये नहीं दे पाए थे इसका। उसके बाद इसीलिए रदरफोर्ड, इनके बाद बोर का मॉडल आता है, वो उन्होंने स्टेबिलिटी, बोर का मॉडल लगभग काफ़ी फुल सक्सेसफुल हुआ। लगभग अभी तक का हम लोग बोर का मॉडल ही लगभग पढ़ते आ रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। बोर का मॉडल, बोर ने क्या कहा था, बोहर का मॉडल जो था वो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड था और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे। इन्होंने बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। एक तो पोस्टुलेट दिया था, हाँ, वो जो पहला जो बोर का पोस्टुलेट था कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर उलट करते हैं। ये वो किस पे इनका कॉन्सेप्ट बेस्ड था, थॉमसन के मॉडल के आधार पर उन्होंने कह दिया था, थॉमसन पे बेस पे कह दिया था। सेकंड मॉडल उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट कह दिया था कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है पूरे एटम के मतलब अपेक्षा तुलना में। तो ये किस बात पर उन्होंने, वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया था, रदरफोर्ड के आधार पर दे दिया था उन्होंने। थर्ड जो पोस्टुलेट है इनका, तो उन्होंने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ये तो उन्होंने रदरफोर्ड ने भी कह दिया था, ये रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट उन्होंने कह दिया था। और जो उन्होंने एक नई बात कही थी कि मतलब उन्होंने ये जो स्टेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड, उन्होंने कहा कि जैसा कि आपने देखा होगा, कोई भी अभी हम किसी रस्सी में एक इधर ईंटा छोटा सा बांध दिया जाए और फिर गोल गोल घुमाइए, फिर आप देखेंगे कि वो जो ईंटा होगा, छोटा सा पत्थर, वो बाहर की ओर अपने को जाने की कोशिश करता है। मतलब जैसे कि ये बांध दिया, वो ऐसे ऐसे चालू करे, लेकिन इसका फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ ऐसा लगता है। अगर छोड़ दीजिए तो ऐसा गिरेगा जाके, कभी अंदर को नहीं गिरेगा, बाहर को हमेशा गिरता है। ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है।
उन्होंने ये बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये जो पॉजिटिव है, ये अब पॉजिटिव जो चार्ज होता है न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता रहता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो तो बाहर की तरफ लगता है, यही एक एटम को बैलेंस रखते हैं और स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। फिर इन्होंने ये भी एक बात कही थी, फोर्थ पास्टुलेट अपने बताया, उन्होंने बताया था कि फोर्थ पास्टुलेट में ये बताया कि देखो, फिर बात ये है कि एक एटम में जो मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, कितनी दूर पे, किस लाइन में, किस ऑर्बिट में, या कैसे कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया था कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस लाइन में, मतलब कितनी दूरी में, कहाँ पे वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। बात है कि एंगुलर मोमेंटम, ये आप पढ़ेंगे या फिर पढ़ लिए हो, MVR फिजिक्स में है, MVR इक्वल टू NH2, ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, पाई कि यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल में, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटम है, ये न्यूक्लियस हो गया, शुरू को 1 मिनट, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर कि इसके n इक्वल टू 1 भी हो सकता है, n इक्वल टू 2, इंटीग्रल मल्टीपल में ये होता है कि एक यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो ये यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल 2 पे होगा, 3 पे होगा। ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे ये जो n की जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। शायद मैं समझाने का प्रयास पूरा कर रही हूँ कि अब यहाँ पे नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपने पढ़ा है कि उसकी फर्स्ट सेल में, ये नहीं है कि एक दूसरी सेल यहाँ पे है तो इसका बीच में भी रिवॉल्व कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है, कि फ्रैक्शन में नहीं होता है, पूरा इंटीग्रल वैल्यूज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड बोर मॉडल। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड बोर मॉडल क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी एटम है, ये न्यूक्लियस, उसके इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको एनर्जी दे दें, एक एनर्जी इसे प्रोवाइड कर दें, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ये चाहेंगे, और उसके बाद अगर मिल जाती है तो ऊपर एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल पे ये कूद के चले जाते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पे इनको, मतलब अगर एक यहाँ पे ये होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, अगर उससे कम मिलती है, क्वांटाइजेशन में कम एनर्जी, ये समझने का प्रयास कीजिए, मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि मान लीजिए इनको एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 10 जूल की एनर्जी चाहिए, तब वो फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर उनको 10 जूल नहीं अफोर्ड करते, 5 जूल ही मिला, तो वो क्या होगा, क्या वो आगे जाएगा या पीछे ही रहेगा या बीच में ही रह जाएगा। इसका अंतर सोचिए, मतलब 5 जूल मिला, ये तो नहीं कि हवा में या बीच में कूदता रहेगा। तो क्वांटाइजेशन का यही मीन्स है कि वो अगर उससे कम मिलती है, कि सफिशिएंट जो एनर्जी चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो आगे एनर्जी लेवल सेल में वो नहीं जाता है, वो उसी सेल में रहता है। इसका यही मीन्स है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का ये मतलब है। इसका एग्जांपल हम अपने डेली लाइफ से भी ले सकते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि ये सीढ़ियाँ हैं, आपके छत की ये सीढ़ियाँ ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे हैं, तो आप अगर इस पायदान पे है तो आपको एक एनर्जी ज़रूरत होती है कि आप कूद के अपना पैर यहाँ पे रख सकें। और मान लीजिए आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप आपने यहाँ तक कूदा, यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद पैर इस पर नहीं रख पाए, तो कहाँ होगा, हम यहीं पे गिर जाते हैं। वही मीन्स यहाँ पे भी हमारा अप्लाई होता है एटम्स में भी। अब चलिए हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल। बोहर ने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिया था कि उन्होंने ये तो बता दिया कि किसी भी एटम का रेडियस क्या होगा, किसी भी एटम का रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी एटम में किसी भी एनर्जी लेवल पर कितनी एनर्जी कितनी होगी, और किस वेलोसिटी से कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड
घूम रहा होगा। ये सब फार्मूले उन्होंने दिया था रदरफोर्ड के द्वारा, जिसे हम आप लोग फाइंड कर लेते हैं। एनर्जी थोड़ा गलत हो गया, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग्स का मिस्टेक हो जाती हैं। मेरी फर्स्ट वीडियो है। आई एम नो सो और एंड आई एम सो नॉट ए टीचर, I have just worked class 10, so my age is not much for, so please pay attention if any spelling got wrong, then चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल। सबसे पहले डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन किसका है? पहले रेडियस का। चलिए रेडियस का ही देखते हैं। हाँ, रेडियस का डेरिवेशन, जैसे कि उन्होंने बोर मॉडल में कहा था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है mv/r, आर क्या है? रेडियस ऑफ द एटम, रेडियस ऑफ द एटम mv/r, जिससे कि इक्वल टू nvr इक्वल टू होगा किस एनर्जी लेवल में कोई भी जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा वो इक्वल टू होगा NH, प्लैंक कांस्टेंट है NH 2 पाई। और एक हमने ये भी पढ़ा था कि स्टेबिलिटी ऑफ द रदरफोर्ड ने जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम दिया था, क्या कहा था कि जिस चार्ज से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है वो क्या होगा? चार्ज के बीच में। तो चार्ज जो फोर्स होगा Q के, ये कांस्टेंट है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो है इक्वल टू होगा कितना? mv² अपॉन R। ये फार्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, आप लोग याद कर लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन R, सेंट्रीफ्यूगल ये इक्वल होगा। इसी को हम लोग करते हुए, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं छोटा आगे लिखने का कोशिश करूँगी। mv अपॉन R, हाँ ले mvr इक्वल टू NH अपॉन 2। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू mv² अपॉन R। ये Q1 Q2 क्या है? जैसे कि एक ये एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। ये Q1 जो पॉजिटिव, इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। ये क्या होगा कि Q1 क्या होगा कि Q1 जो चार्ज है वो चार्ज है ऑन द प्रोटॉन, किस चार्ज से कर रहा है? इसको क्या होगा कि कितने एटॉमिक नंबर है, इसका चार्ज क्या होता है? कितना एटॉमिक नंबर चार्ज कितने प्रोटॉन है, और प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, तभी हम ये ले लेते हैं। हाँ, ये Q1 का चार्ज कितना होगा? चार्ज क्यों देखो, एक भी किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, मान उसका एटॉमिक नंबर होता है, मान लो इतने n प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर इक्वल होगा। तो और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? वो E के इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, क्योंकि चार्ज तो इक्वल होता है, बस अपोजिट होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? के चल नहीं रहा, हाँ, KE इंटू Q2 क्या होगा? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ZE, सॉरी यहाँ पे लिखना था ZE, ZE अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू mv² अपॉन R। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, mv² R², क्या हो रहा है यार?
आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर इंटू आर। चलो ये सब अगर एप्लीकेशन ज़रूरत नहीं है इतना बताने की, इसमें फार्मूला डायरेक्टली आता है। एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया हुआ तो इसके चक्कर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली आप लोगों को फार्मूला में बता दे रही हूँ, यही सफिशिएंट होगा। इसमें डेरिवेशन लगभग नहीं पूछेगा। ये फार्मूला जो आता है कि रेडियस का फार्मूला जो हम फाइंड करते हैं, रेडियस का फार्मूला आता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम। यहाँ पे एम का है मास, एम क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द एटम, और एन स्क्वायर क्या है, एन स्क्वायर कौन सी एनर्जी, कौन सी हम, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये कौन सी सेल की बात कर रहे हैं, कौन से बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये तो क्वांटम नंबर हो गया, ये सॉरी प्लैंक कांस्टेंट हो गया कि कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है। इसके जब हम जितने भी यहाँ पे कांस्टेंट उनका जो वैल्यू रखते हैं तभी हमारा एक लास्ट में आता है एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये फाइनली हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसमें एन क्या है, एच जेड है एटॉमिक नंबर ऑफ द कोई भी एलिमेंट का, एलिमेंट के एटम का, और एन का है कौन सी सेल है, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ कि वेलोसिटी के कितने, जैसे कोई एटम है तो उसके चारों जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं किस वेलोसिटी से घूम रहे हैं, वो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। जब कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो फाइनली आंसर आता है 2.188 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। जेड क्या है एटॉमिक नंबर, ये क्या है कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड। फिर एनर्जी, किस एनर्जी की कितने एनर्जी उस सेल में होगा, एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, वो फार्मूला आता है कि -13 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी क्या है, एनर्जी की एक यूनिट है। कि अब हम बात करते हैं, चलिए ये बात, हाँ कि जो सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल की सक्सेस कहते हैं, ये क्या था, बोहर मॉडल था ये स्टेबिलिटी, किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सपेंड कर सकता था। उन्होंने हेल्प किया था कि एनर्जी किसी भी एटम की कैसे फाइंड कर सकते हैं, रेडियस, और ये भी बताया उन्होंने। और ये जो इनका था कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी ये एक्सपेंड कर सकता था। ठीक है, अब कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हाँ, बहुत दिनों तक लोग मानते थे कि कोई भी सन से, जब सन से एनर्जी आती है वो वेव की तरह में बहुत लंबे लंबे वेव की तरह से डायरेक्टली आती है, बीच में टूटती नहीं, जैसे कि यहाँ पे हमारी अर्थ है ये, और ऐसे वेव के फॉर्म में आती हैं। लेकिन प्लैंक्स ने ऐसा कहा कि ये नहीं है, कि वेव्स जो होती हैं बहुत बड़े मैगी नूडल, मतलब इनको हम मैगी नूडल्स अगर कहें तो इतने बड़े बड़े में नहीं आती हैं, ये छोटे छोटे क्वांटा के फॉर्म में आती हैं, छोटे छोटे मैगी नूडल्स के फॉर्म में आती हैं। हाँ, मैगी इज़ माई फेवरेट नूडल। और ये देखो छोटे छोटे में आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी वेवलेंथ में नहीं आती हैं, छोटे 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 इनकी फॉर्म में नीचे तक हमारे पास आते हैं। यही प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का, ये जो होते हैं क्वांटा, इनको कहा गया क्वांटम, इनको फोटॉन भी कहते हैं। अभी जो बिलीव करते थे इसी को उन्होंने कहा था कि नहीं, छोटे छोटे फॉर्म में आते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा होगा कि किसी भी मेटल की प्लेट है, कोई भी मेटल है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम्स बहुत सारे हैं, तो
कि अगर हम एनर्जी को ऐसे भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन कब बाहर होगा। बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो अपने प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने पहले लाइट भेजी, मान लो 10 जूल की एनर्जी, उन्होंने 10 की लाइट के जो एनर्जी की लाइट भेजी, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतने से ज़्यादा चाहता होगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, तो उन्होंने इंटेंसिटी और बढ़ा दी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी क्या है, लाइट से प्रकाश कि कितना चमक होती है उसमें, और भी इंटेंसिटी बढ़ा दी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन तब भी नहीं निकल रहा था। फिर एनर्जी बढ़ा दी, इंटेंसिटी और बढ़ाते गए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने सोचा ऐसा बाहर क्यों नहीं होगा, इंटेंसिटी हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी बल्ब सोर्स की लाइट है, ये बाहर निकल रहा है, एनर्जी उसकी निकल रही है, लेकिन जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन्स बाहर निकलने लगते हैं, मतलब मैक्सिमम अमाउंट फोटॉन्स क्या है, छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन इसका फ़र्क ये, फिर इन्होंने क्या किया कि एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी थी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, कोई दूसरी एनर्जी ली, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जब लाइट उस पर डाली गई, और तो इलेक्ट्रॉन फट से बाहर निकल गए। तो उन्होंने इसका जो रिजल्ट उन्होंने क्या निकाला कि जो इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती, वो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ़ फोटॉन्स नहीं, नंबर ऑफ़ फोटॉन से ज़्यादा ये नहीं मतलब होता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो निकल जाएंगे बाहर। वो एनर्जी पर डिपेंड करती है किस लेवल की एनर्जी वहाँ पे गिर रही है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो फ्रीक्वेंसी होता है, सॉरी न्यू, जिसको न्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन न्यू होता है, तब वो बाहर निकल पाते हैं। और